देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी मोशन एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता। मोशन का कोई महत्व नहीं जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं। और अलग अलग ऑब्जर्वर को, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मोशन अलग अलग दिखाई पड़ता है ना। रफली आप समझ लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन, ऑब्जेक्ट या प्लेस जहां पर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर खड़े होके किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करता है। जैसे हमने कहा रोड से बाहर से कार निकल गई और हम एक कमरे में, एक रूम में खड़े होकर के उस कार को देख रहे हैं, तो आप कहेंगे द मोशन ऑफ कार इज बीइंग ऑब्जर्व्ड रिलेटिव टू द पर्सन और रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट रूम। क्योंकि उस रूम के में मैं कैसा खड़ा हूं, स्टेशनरी, तो आप कहेंगे इस रूम के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कार का मोशन ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब रूम के अंदर कोई खड़ा होकर के स्टेशनरी दिख रहा है। जैसे अगर हमसे कहा जाए ट्रक मूव कर रहा है और ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है, वो उस ट्रक को देख रहा है, तो उस आदमी को जो दिखेगा वो कहा जाएगा, जो भी दिखाई पड़ेगा उसका मोशन, चलता हुआ, रुका हुआ, पीछे जाता, आगे जाता हुआ, जो वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी जो देखेगा ना, वो हम कहेंगे कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। उस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। एक कोई ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति डायरेक्टली भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। पर ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहने का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेन देख रही है। हमने कहा भाई ऐसा करो, उस ट्री के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, तो ट्री का मतलब ट्री की आंखें हो गई क्या? ट्री का मतलब उस ट्री में बैठा हुआ एक बंदर जो कि स्टेशनरी बैठा है, हिल डुल नहीं रहा, उस बंदर को कैसा मोशन दिख रहा है, वो ट्री के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बात समझ रहे हैं ना? मैंने कहा इस पेन, ये यहाँ पे रखा हुआ पेन या चल रहा है पेन, इस पेन के रिलेटिव में अवनी का मोशन कैसा दिखेगा? इसका मतलब पेन पे चिपका हुआ एक मच्छर बैठा है, वो मच्छर अवनी को देख रहा है, तो पेन पे चिपके हुए मच्छर को जो मोशन दिखेगा वो पेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाएगा। लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है स्टेशनरी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, हम ट्रेन के अंदर टहल रहे हैं, तो जो आदमी ट्रेन के अंदर आराम से बैठा है उसको अलग दिखेगा और हम चल रहे हैं तो हमको अलग दिखेगा। तो हम जो बंदा ट्रेन के अंदर टहल रहा है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फिर उसको जो दिखेगा वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को ट्रेन के अंदर नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ रहे? ट्रेन के अंदर जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको अलग चीज नजर आएगी। तो किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, अगर किसी आदमी के फ्रेम ऑफ, किसी पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तब तो उसका मतलब होता है डायरेक्टली वो पर्सन जो चीज देख रहा है वो क्या है, वो मोशन उसके फ्रेम में कहलाता है। किसी प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट, उस प्लेस पर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर खड़ा है और वो देख रहा है। जैसे हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका क्या मतलब होता है कि हमने कहा यार दिस बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब है कि ये जो 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ नजर आ रहा है, ये ग्राउंड पे खड़े हुए किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है। ग्राउंड पे खड़ा होकर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर देख रहा है, वो जो दिखता है उसे कहते हैं ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर का थोड़ा मतलब समझ में आया। अब ये बात तो मैं आपको काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में बता चुका हूं कि मोशन हमेशा रिलेटिव ही होता है। जैसे मैंने कहा कि कार के अंदर दो दोस्त जा रहे हैं, अगल बगल बैठे हैं, एक ड्राइव कर रहा है, एक बगल में बैठा हुआ है। तो अगर उसका दोस्त अपने दोस्त को देख रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो उनको स्टेशनरी नजर आ रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि मेरे से 2 फीट की दूरी पे बैठा है और लगातार वहीं पे बैठा है, मेरे राइट में बैठा है, ऐसा भी नहीं राइट से लेफ्ट में आ गया हो। तो उन दो में से किसी एक को दूसरा मूव करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, जबकि जो रोड पे खड़े हुए लोग हैं उनको वो दोनों मूव करते हुए नजर आएंगे ना। इसका मतलब है किसी बॉडी का मोशन कैसा होगा, क्या ये देखने वाले ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करेगा? करेगा ना। बस वही रिलेटिव मोशन है। किसी गाड़ी, कार की वेलोसिटी जो मुझे नजर आ रही है, सीन बाय मी, वो कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू मी। जो विष्णु को नजर आ रही है वो कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार
बल्कि रिलेटिव लगाने की भी जरूरत नहीं, वेलोसिटी इज ऑलवेज रिलेटिव, किसी ना किसी की तो रिलेटिव में होती है। तो जो विष्णु देखेगा वो वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू विष्णु कहेंगे, या विद रिस्पेक्ट टू विष्णु कहेंगे, या इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ विष्णु कहेंगे। और जो प्रांस को नजर आ रहा है वो प्रांस के रिलेटिव में, और हम तीनों को हो सकता है अलग अलग दिख रहा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक ही बॉडी है और वो मोशन कर रही हो, लेकिन चार अलग अलग लोग अगर देख रहे हैं उसे, तो हो सकता है चारों लोगों को अलग अलग नजर आए। जैसे मैं अगर अभी गोल घूमने लगा तो मुझे ऐसा लगा था कि दुनिया घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि उल्टा है, घूम तो मैं रहा हूं। तो मैं अगर ऐसे रोटेट हो रहा हूं, तो रोटेट होते होते मैंने तुमको देखा, तो मुझे ऐसा फील होगा कि तुम ऐसे सब घूम रहे हो, पूरी दुनिया घूम रही है। तो मुझे ये श्रेया घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्राण से पूछोगे तो कहेगा है घूम कहां रही, रुकी हुई है। मेरे से कहोगे तो मैं कहूंगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। अब तो सर आप पढ़े लिखे, आप तो जानते हो कि घूम नहीं रही, फिर क्यों कहोगे? नहीं, जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल अनपढ़ होता है, याद रखना। यहां पर जब भी एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है रिलेटिव मोशन का, जब भी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में बात करते हैं, तो इसका हम सबसे पहले वो ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे मानता है। ठीक उसी तरह से जब मैं छोटा बच्चा था और मैं अपनी बुआ के यहाँ जीप से जाया करता था, पहले जीप चलती थी, तो इधर लखनऊ के पास रहती है हमारी बुआ जी। तो जब मैं बुआ के यहाँ जाता तभी जीप से जाता था, इसलिए जीप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैं जीप से झांक के देखता था पीछे नीचे, मुझे रोड बड़ी अच्छी लगती थी, तो मुझे ये महसूस होता था कि रोड पीछे भाग रही है। दिखता था कि नहीं? उस वक्त अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको लगता है कि आप रुके हुए, रोड पीछे भाग रही है। यही ऑब्जर्वर होता है हमेशा। कई बार आप ट्रेन में बैठे हैं, एकदम ध्यान लगा के एकाग्र चित्र तरीके से, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वे में, और बगल वाली ट्रेन चल पड़ती है, आपकी ट्रेन नहीं चली है, तो आपको लगता है आपकी ट्रेन चल रही है। बात समझ में आ रही? वहां आपको वही जो फील होता है ना, वही रिलेटिव मोशन, कि आप अगर दीवार की तरफ जा रहे हैं और ध्यान से आप देखें, आपके सर पे एक बंदर बैठा है और आप दीवार की तरफ दौड़े, तो बंदर को ऐसा लगेगा वॉल उसके पास आ रही है। ये जो आप फील कर रहे हो ना, यही रिलेटिव मोशन, इसी को पढ़ना है हमको यही समझना है कि अलग अलग ऑब्जर्वर को, अब ऑब्जर्वर स्टेशनरी भी हो सकता है, ऑब्जर्वर मूविंग भी हो सकता है, तो अलग अलग ऑब्जर्वर को किसी पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन अलग अलग दिखाई पड़ती है, और जो जिसको दिखाई पड़ती है वो उसके रिलेटिव में पोजीशन कहलाती है। अवनी को जो दिखाई पड़ रहा होगा वो अवनी के रिलेटिव में वेलोसिटी होगी, अवनी के रिलेटिव में एक्सेलरेशन होगा। इसका इस्तेमाल करके हम काइनेमैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ये पढ़ रहे हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं कि किसी एक अगर मूविंग ऑब्जर्वर, कई बार ऐसा होता है कि दो मूविंग बॉडी है, एक कार जा रही है, एक कार दूसरी जा रही है, हमसे पूछा जाएगा बताओ ये दोनों बॉडी टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? अब एक आदमी के लिए दोनों कार को ऑब्जर्व करना साइमल्टेनियसली मुश्किल होता है, इसलिए यहां पर हम रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करते हैं। हम एक कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर के दूसरे को देखते हैं, हम एक कार के ऊपर बैठ जाते हैं भूत बन के, फिर हम उसको, ये हम अब वक्त के साथ 2-3 क्लास पढ़ाएंगे, आपको दिख जाएगा कि कैसे रिलेटिव मोशन काइनेमैटिक्स के प्रॉब्लम्स को आसान करना। पर जितना तुमने पढ़ा है अब तक वो सब रिलेटिव मोशन ही था, क्योंकि जो भी पढ़ा, हालांकि जितनी भी मैंने वेलोसिटी दी, जितना भी एक्सेलरेशन दिया, सब ग्राउंड के फ्रेम में दिया। तो जब ग्राउंड के फ्रेम में दिया होता है तो मेंशन नहीं किया जाता। अब चूंकि हम इस चैप्टर में फ्रेम बदलेंगे, कभी रिवर के फ्रेम में, कभी आदमी के फ्रेम में बूंद की वेलोसिटी, रेन की वेलोसिटी, कभी रेन के फ्रेम में मैन की वेलोसिटी, तो चूंकि अब हम फ्रेम बदल के क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ये बात बता रहे, वरना वेलोसिटी तो हर एक रिलेटिव ही होती है। बात समझ में आ रहे? तो चलिए सबसे पहले एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एस्टैब्लिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो पोजीशन हमेशा रिलेटिव होती है। मैंने जब पोजीशन की बात की थी तो हमने कहा था कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कहां से मेजर कर रहा है। मान लेते हैं कि देयर आर 2 पार्टिकल्स और 2 ऑब्जर्वर, मान लेते हैं एक बी ए है, एक बी है, और लेट अस सपोज कहीं कोई ओरिजिन है, ये मान लेते हैं ओरिजिन है 0 0 0। तो अगर मैं कहूं कि ये जो ओरिजिन से वेक्टर होगा किसी पॉइंट को मिलाने वाला,
ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसे कहेंगे पोजीशन, ध्यान दीजिएगा ये ओ है, ओ, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, और ये मूविंग भी हो सकता है। तो हमने कहा कि भैया ये जो वेक्टर है ना, इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, रिलेटिव टू ओरिजिन। मतलब ओरिजिन कह रहा है मेरे रिस्पेक्ट में पार्टिकल कितनी दूर है मुझसे और किस डायरेक्शन में, वो ये वेक्टर बताएगा कि भैया 5 मीटर की डिस्टेंस पे है ओरिजिन से और एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस से इतना एंगल बना रहा है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ये जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, मान लो ये एक बंदा है, ये अमन है, ये बहादुर है, अमन भी दौड़ रहा है बिंदास, बहादुर भी दौड़ रहा है। तो अगर हम ओरिजिन से अमन को देख रहे हैं तो अमन की पोजीशन ये दिखाई पड़ रही है, बहादुर को ओरिजिन से देख रहे हैं तो पोजीशन ये दिखाई पड़ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, अमन के सर पे बैठ के भूत बन के या मच्छर बन के, चीटा बन के, जो बनना चाहो, क्या पसंद करोगे? मच्छर बन जाओ, भूत बनोगे, ठीक है, भूत मत बनो, ठीक है। तो हम अमन के सर पे बैठ गए चीटा बन के, कोई हमारे बैठने से उसकी फिलॉसफी में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो अब हम अमन के सर पे बैठ के अगर बहादुर को देखेंगे, ए पे बैठ के बी को देखेंगे, या ए अगर बी को देख रहा है, ए अगर बी को देख रहा है, तो ए अगर मैं ए से पूछूं तुम्हारे रिलेटिव में पार्टिकल कहां है, तो वो इस पोजीशन वेक्टर को बोलेगा। दिस इज द, यहां हम इस पोजीशन वेक्टर को कहेंगे पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए खुद से पोजीशन नाप रहा है, रेफरेंस अपने आप को ले रहा है कि देख भैया मेरे से 20 कदम की दूरी पे और ये 30 डिग्री एंगल पे। तो ये वाला जो वेक्टर है ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि बी ए से कितनी दूर है, ए के रिलेटिव में बी कहां है, ए से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, बताएगा कि नहीं? तो बस यही इसी वेक्टर को रिलेटिव पोजीशन वेक्टर कहते हैं बेटा, कि एक ऑब्जर्वर अगर मेरे अपने पे खड़े होकर किसी आदमी को देखे तो वो ऑब्जर्वर हो गया, उसको रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, और जिसको वो देख रहा है उसको मिला दीजिए, जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। और अभी तक हम जब रिलेटिव शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे थे तब भी रिलेटिव पोजीशन वेक्टर था, पर वो किसके रिलेटिव में लिया था? ओरिजिन के रिलेटिव, ओरिजिन के रिलेटिव में, ग्राउंड पे ओरिजिन के रिलेटिव। यहां पर ये भी एक मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग बॉडी हो सकती है और ये भी मूविंग बॉडी हो सकती है। ये भी किसी वेलोसिटी वीए से मूव कर रहा होगा, ये किसी वेलोसिटी वीबी से मूव कर रहा होगा। अब जरा देखो इस ट्राइंगल को ध्यान से, तो बताओ ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ और बताओ कि क्या दिखाई पड़ता है बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आर ए ओ है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और इसी तरह आप सारा लिख ले, बी ओ जो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, और जो बी ए हो जाएगा, हाँ वो लिख लेना, बी का ए के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है, क्या कहता है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। मतलब आर ए ओ प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी ओ। यहां पर बच्चों मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो बी का पोजीशन ए के रिलेटिव में, तो आप देख पा रहे हो जो रिलेटिव पोजीशन होती है, अगर ए देख रहा है बी को तो ये इसे पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या रिलेटिव टू ए, या इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। तो बी का पोजीशन ए के रिलेटिव में पढ़ेंगे इज इक्वल टू आर बी माइनस आर। मतलब जिसका पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें जिसके रिलेटिव में कैलकुलेट कर रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर घटा दें। बात समझ में आ रही? इस इक्वेशन को मैं टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो जब इसको मैं टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करूंगा,
बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो dr/dt ये है dr/bo/dt माइनस dr/ao/dt। तो जब बोथ साइड हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो बच्चों dr/dt होता है वेलोसिटी। यहां पर मैं बता दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलते हैं, ये होता है वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है। ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं जो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ाए हैं। आप लोगों को रिवाइज करवा देंगे, जो दो बच्चे शाश्वत और आदित्य को रिवाइज करवाना है। ठीक है शाश्वत, ये याद रखोगे, दिमाग में रखोगे। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है। स्कूल में इतना तो देखा ही होगा कभी कभी। ठीक, तो यहां पर आप देख लेते हैं तो यहां देखिए ये आ जाएगा बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव में हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? ये भी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मतलब हमें जिसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी अगर ए के रिलेटिव में निकालनी है तो बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी घटा देते हैं, सिंपल, दैट्स ऑल। इसका ये मतलब हुआ, इसको और सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे, बी की वेलोसिटी अगर ए के रिलेटिव में निकालनी है तो सिंपल ऐसे लिखेंगे वी बी माइनस वी। इस तरह से बच्चों हम फॉर्मूला याद रखें। अब यहां पर याद तो रख लो आप इस तरीके से, लेकिन यह ध्यान होना चाहिए कि अगर हमको राम की वेलोसिटी श्याम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी ऑफ राम माइनस वेलोसिटी ऑफ श्याम, याद रखना ये वेक्टर है, वेक्टर की तरह घटाएंगे। राम की वेलोसिटी श्याम में घटा दे, श्याम के मतलब राम में श्याम की वेलोसिटी घटा दे। तो सबसे पहले जिसके रिलेटिव में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी घटा देनी होती है, दैट्स ऑल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिनको तुम घटा रहे हो, जैसे बी का ए के रिलेटिव में निकाला तो बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी, पर बी और ए की वेलोसिटी सेम फ्रेम में कैलकुलेट होनी चाहिए। देखो यहां बी की वेलोसिटी किसके रिलेटिव में है और ए की किसके रिलेटिव में? इसका मतलब जिनके बीच में तुम रिलेटिव मोशन करा रहे हो उनकी वेलोसिटी को डायरेक्टली तभी घटा सकते हो टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी, जब तक वो दोनों सेम फ्रेम में हो। पता लगा मोहन की वेलोसिटी सोहन के रिलेटिव में निकालनी है तो तुमने कहा सर वेलोसिटी ऑफ मोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ सोहन, पर मोहन की वेलोसिटी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नापी थी और सोहन की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में नापी थी, तो नहीं घटा सकते, रॉन्ग हो जाएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है, जिन दो वेलोसिटी वेक्टर को घटा रहे हैं हम टू वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो उन दोनों की वेलोसिटी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर की जाए। क्या ये बात याद रखेंगे? बहुत बढ़िया बात है, गड़बड़ ना करना, ठीक है। तो अच्छा बताओ, रेन ड्रॉप्स है, अगर पानी की बूंदें गिर रही हैं और रेन की वेलोसिटी अगर मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो किसको किससे घटाएंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन में हम मैन की वेलोसिटी घटाएंगे, लेकिन रेन की वेलोसिटी जिस फ्रेम में मेजर करेंगे उसी फ्रेम में, अगर रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में मेजर हुई है तो मैन की वेलोसिटी भी ग्राउंड वाली होनी चाहिए। रेन की वेलोसिटी अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में है तो मैन वाली भी ट्रेन सेम फ्रेम में होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि ओ ही हो, ओ की जगह कोई भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो बस ये याद रखना, ये फॉर्मूला तो याद रहेगा, जन्म जन्म तक भूलोगे नहीं। बस गलती क्या होती है, ये बात जो फॉर्मूले से जुड़ी हुई है ये भूल जाते हो कि सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करोगे तभी घटाकर रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बार और टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन देता है। इसी इक्वेशन को हमने फिर से एक बार और डिफरेंशिएट, ये बस फॉर्मूले यूज होंगे, तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए। तो तीनों फॉर्मूले आइडेंटिकल है, जैसे बी का एक रिलेटिव में आर बी माइनस आर ए है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए है। इस तरह से बच्चों सिंपल क्वेश्चन हम करें, तो इतना लिख लो, फिर हम आगे। ये तो हो गया हाउ टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, सीधे वेक्टर घटाना है, बस कुछ नहीं। अब आप समझ लो वेक्टर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर काम आएगा, यहाँ ट्राइंगल लॉ काम आएगा, यहाँ पैरेललोग्राम लॉ काम आएगा, यहाँ आईजे के कंपोनेंट काम आएगा। आराम से नोट करो।
शाश्वत काइनेमेटिक्स के देख लिए लेक्चर? हाँ, इसको देखते रहना बेटा। आदित्य तब तुम भी हैं। नोटेड बेटा? हाँ, 1 मिनट। अभी हमने कोचिंग एड्रेस किसको भेजा था उस दिन? अभी कल परसों भेजा अब है। मिलने आया था।
यस, नोटेड बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं। बिल्कुल एक फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला बताना है। अगर मैं आपको वेलोसिटी ऑफ ए दे दूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये 3i प्लस 4j 5k मीटर पर सेकेंड है, i माइनस j माइनस k, थ्री आई प्लस 2j प्लस। तो अब हमको बताना है फाइंड आउट velocity of A with respect to B, velocity of B with respect to C, and velocity of A with respect to C, and velocity of C with respect to A. सिंपल फॉर्मूला लगाना। करिए कैलकुलेट।
जी बच्चों, आ गया? बताएं। देखिए, ए का अगर बी के रिलेटिव में कैलकुलेट करना है तो वी ए माइनस, तो ए में बी को घटा देते हैं, ए में बी को घटा देते हैं। तो इस देखिए, घटाने से पहले क्या देखेंगे कि दोनों का सेम फ्रेम में होना चाहिए। तो ये भी ग्राउंड के फ्रेम में, ये भी ग्राउंड के फ्रेम में है, तो घटा सकते हैं। तो घटाओ, कितना आएगा? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ए का मोशन कौन देख रहा है अब? बी। तो बी से जब हम पूछेंगे कि ए की वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको, तो बी कहेगा मुझे इतनी दिख रही है, जबकि ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को इतनी दिख रही होगी, जो ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ा होगा। लेकिन यहाँ जो बी है ये खुद भी मूव कर रहा है, तो बी जब ए को देख रहा होगा, है ना, बिकॉज इट इज वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, मतलब वेलोसिटी ए की देख रहा है और देख कौन रहा है? बी देख रहा है। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है? बी है फ्रेम, समझ रहे हैं ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। इसी तरह से बी की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? बी वाले में सी को घटा दोगे, और सी वाले ए की सी के रिस्पेक्ट में है तो क्या करोगे? वी ए माइनस वी सी। अच्छा, जो सी की ए के रिस्पेक्ट में है वो वी सी माइनस वी ए हो जाएगा। तो क्या ये माइनस वी ए सी नहीं हो जाएगा? है ना? तो अपोजिट हो जाएगा जस्ट उसका। कोई दिक्कत? सबने कर लिया ना? शाश्वत, तुम बोलते नहीं हो, कर लिया ना? ये तो मास्क लगा तो चेहरा भी नहीं दिखता। ठीक है, ओके सुप्रीत बेटा, वेरी गुड। तो ये तो एक बहुत ही सरल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसको करके कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया तुम लोगों ने। जब हम जिस सवाल में चॉकलेट इनाम में रखे वो अगर तुमने जीत लिया तो समझ लो वर्ल्ड कप मिल गया तुमको। अब एक बात समझो कि थोड़ा सा फील लो रिलेटिव मोशन, फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं बेटा कि दो लोग हैं, ऑब्जर्वर ए है, ये आंखें हैं, ऑब्जर्वर बी है, ये आंखें हैं, हाथ भी है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए, और ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी, ये 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमने कहा कि ये बताइए, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बी एज सीन बाय ए। आंसर तो दो कौड़ी का। ये 6वीं क्लास के मतलब 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी नहीं अगर मैं कहूं, लेकिन सीखने की शुरुआत बिल्कुल नीचे से होती। हल्की चीजों को हल्के में ले लिया तो हल्के हो जाओगे। ठीक, तो यहां पर कह रहे हैं बी का मोशन ए को कैसा दिख रहा होगा। अगर हम ए से पूछे, ए बताओ बी क्या कर रहा है, बी कैसा दिख रहा है, तो ए क्या कहेगा हमसे? सबसे पहले ध्यान सुनो, तो हमें मोशन किसका देखना है? बी का। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखना है? इसका मतलब हमको बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? वी बी माइनस ए करेंगे। अच्छा, जब वेक्टर घटाते थे तो पलट के जोड़ते थे ना? ओ हो, याद कराओ। ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, हमको ए में अगर माइनस बी जोड़ना हो तो बी को ऐसे पलट देते थे ना। वेक्टर का घटाना भी तो जोड़ना होता था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज आल्सो एडिशन, पलट के जोड़ देते थे। बताओ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी को घटाना है, तो मैं ये भी तो कह रहा हूं कि मैं बी की वेलोसिटी में ए की माइनस वी ऐड कर दूंगा, यानी ए की वेलोसिटी को रिवर्स करूंगा और फिर जाके जोड़ दूंगा। बताओ भैया, तो सबसे पहले मैं बी की वेलोसिटी यहां बनाता हूं। तो बी की वेलोसिटी जो है, बी की वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी को मैं रिवर्स करूंगा, ए में सॉरी बी में घटाना है। देखो ध्यान से, तो बी का मोशन है, तो ये है बी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, है या नहीं? ये है वी बी वेक्टर, और मुझे वी ए को घटाना है, यानी इस वेक्टर को घटाना है। तो घटाने का मतलब जब ये मैं माइनस वी ए वेक्टर लिखूंगा तो यही माइनस वी हो जाएगा कि नहीं? ये वाला वेक्टर मैं यहां जोड़ दूंगा बाई पैरेललोग्राम लॉ।
लेकिन जब सेम डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। भाई जब ये रिवर्स होगा तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो जब मैंने इस वेक्टर को इस वाले वेक्टर को घटाया तो ये रिवर्स होके इधर आ गया। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए तो मैग्नीट्यूड क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ये कितना आएगा बेटा 35 मीटर पर सेकेंड आएगा टूवर्ड्स ए की तरफ। ए ऐसे यहां खड़ा होगा ना ए। मत अब मेरी बात सुनो, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन कहता है, हमेशा याद रखो, जिस ऑब्जर्वर के रिलेटिव में देखा जाता है वो ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा काय पे मानता है, रेस्ट। याद रखो, ये रिलेटिव मोशन का प्रथम सिद्धांत है कि जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करेंगे वो खुद को हमेशा काय पे बताएगा, रेस्ट पे। तो हमेशा सवाल लिखते वक्त भी हम इसी के साथ बैठे हैं, हम इसी के ऊपर बैठे हैं भूत बन के। तो हम ये बंदा अपने आप को काय पे महसूस कर रहा होगा, रेस्ट पे। ये ध्यान से देख रहे हैं सामने वाले को, तो इसे लग रहा है कि मैं रुका हुआ हूं, या इसके रिलेटिव भैया अनपढ़ है, ये बिल्कुल अपने मोशन को इग्नोर कर रहा है, ऐसा समझ लो। तो इसके मोशन को ये हमेशा याद रखना, जिसके फ्रेम में जाएंगे उसको स्टेशनरी मानेंगे, तो ये कहेगा मैं रेस्ट पे हूं, ए मेरी तरफ आ रहा है 35 मीटर पर सेकेंड से, ये कहेगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहली बात ये है, जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे उसको काहे पे मान लेंगे, रेस्ट। और जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे उसको रेस्ट पे मान लेंगे, फिर उसकी वेलोसिटी को सामने वाले की वेलोसिटी में घटा देंगे, ऐड नहीं, घटा देंगे, वेक्टर घटाएंगे, पलट कर जोड़ेंगे, समझ गए ना। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो रिलेटिव वेलोसिटी उसको दिखाई पड़ रही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब देखो फायदा क्या हुआ। मान लो इन दोनों दोस्तों के बीच में डिस्टेंस 700 मीटर हो और आपसे यह पूछा जाए कि बताओ दोनों कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तो अगर आप बिना रिलेटिव मोशन के इसको सॉल्व करते हुए सवाल को, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, पहली बात तो मुद्दा ये जस्ट ऐसे भावनाओं में बह के पढ़ाया जा रहा है नहीं, ये हमारी काफी मदद करने वाला है। कई सवाल कठिन होते हैं जो इस सरलता से सॉल्व करा देगा। तो सुनो, ऐसे अगर हम बिना काइनेमेटिक्स से करें तो हम कहीं मानेंगे कि लेट अस सपोज कहीं बीच में दोनों की मुलाकात होगी टी टाइम के बाद, तो कुछ ये चलेगा डिस्प्लेसमेंट, कुछ ये चलेगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे टी टाइम में और दोनों को ऐड करके 700 के इक्वल करेंगे, यही तो करेंगे। परंतु इसी प्रॉब्लम को हमने किसी दूसरे डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ये था, पर प्रॉब्लम क्या हो गया, सोचो एक आदमी रुका हुआ है और दूसरा आदमी 35 की स्पीड से आएगा और 700 मीटर चल के उससे मुलाकात करेगा, तो सीधे सीधे टाइम आ जाएगा। मुलाकात का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस कवर करनी 700 और 35 की रफ्तार है, कितने सेकंड्स आएंगे, 20 सेकंड बाद पहुंच जाएगा। मतलब एक प्रॉब्लम जिसमें दो बॉडी मूव कर रही थी, हम उसमें एक बॉडी के रिलेटिव में चले गए तो एक बॉडी काहे पे आ गई, रेस्ट पे। आने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन के रिलेटिव में गए तो ट्रेन रुक गई अपने आप, ये तरीका होता है, ये माना जाता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो सोचो जब दो बॉडी में एक बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, तो ट्रेन रुकने से मुझे याद आ गया, मैं एक बार एक साउथ की मूवी देख रहा था। अच्छा, साउथ की मूवी अगर हंसना हो तो देखने के लिए बड़ी अच्छी रहती है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि और साउथ की मूवी देख के बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अगर तुम्हें कभी निराशा हो, तुम्हें लगे तुमसे कुछ नहीं हो सकता जीवन में, तो साउथ की मूवी देखो, उसमें हीरो जो होता है वो बिल्कुल अपने शाश्वत जैसा होता है, दुबला पतला, और जो विलन होते हैं वहां यहाँ पे कोई नहीं वैसा, हम सब मिला के एक विलन होते हैं, ऐसे चल रहे हैं। और तुमने देखा है जब एक घूंसा हीरो मारता है, विलन एकदम आसमान में उड़ रहे हैं, इधर पैर मारेगा उधर बोलेरो की बोलेरो और स्कॉर्पियो सब हवा में चली जाती, देखा कभी? तब तुम्हें ये एहसास होगा अगर ये ऐसा कर सकता है वरुण, तो बेटा मैं भी कुछ ना कुछ तो जरूर कर सकता हूँ, है ना। तो वहां उसमें एक मूवी थी उसमें वो ऐसे उंगली दिखा करके वो ट्रेन रोक देता था, उंगली दिखाता था ट्रेन अपने आप रुक जाती थी। अजीब, मतलब साइंस पूरी मतलब सब फेल हो जाती है। साइंस के सारे लॉ, न्यूटन के और आइंस्टाइन के सब सारे लॉ जो भी हैं, गैलीलियो, सारे लॉ फेल हो जाते हैं। खैर चलो उसकी बात नहीं करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि जो जहां दो बॉडी मूव कर रही थी वहां अब एक ही बॉडी मूव कर रही है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है, इसलिए रिलेटिव मोशन का हम इस्तेमाल यहां पर करते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे एक मैं और आपको जनरल सवाल दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा, मान लो
एक कोई बॉडी ए है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है वीए वेक्टर से, प्लीज ध्यान दें। तब टाइम निकालने के लिए किसी एक के लिए दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये यहां पर कोई पॉइंट बी है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, तो हमें पता है ए का मोशन ऐसे इस डायरेक्शन में हो रहा है, बी का मोशन ऐसे इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें बताना है कि बताओ अगर हम तुमसे कहें कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है किसी के पास भी, सिर्फ वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, तो बताओ ए को बी का मोशन या बी को ए का मोशन कैसा दिखेगा। तो अगर मुझे मोशन ऑफ बी सीन बाई ए बताना है तो देखो क्या होगा, बी का मोशन एक सीन बाई बी, तो बी को हम सबसे पहले काय पे मान लेंगे, रेस्ट पे, और ये जो वी ए वेक्टर है इसमें माइनस वी बी वेक्टर, माइनस वी वेक्टर ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको जोड़ देंगे यहां पर, और जोड़ने के बाद जो भी रिजल्टेंट आएगा ये होगा वी ए माइनस वी बी, मतलब दिस इज वी ए विद रिस्पेक्ट टू, तो मतलब इस आदमी को जो ये वाले रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो भाई हमको बी सीन बाई ए दिखना है ना, ए सीन बाई बी, बी को ऑब्जर्वर बनाया है मैंने, तो ए का मोशन बी को कैसा दिखेगा, तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर जो आएगा, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर जो आएगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये वेलोसिटी से नजर आएगा, यानी ऐसे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बी कहेगा कि देखो भैया हम तो यहां रुके हुए हैं और ये बंदा ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन, मतलब उसको एक्चुअली ये डायरेक्शन नहीं दिखेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बी से अगर हम पूछेंगे कि ये बी बताओ जरा ए का मोशन कैसा दिख रहा है, तो बी कहेगा सर मैं रुका हुआ हूं, ये बंदा इतनी वेलोसिटी से, जो भी इसकी वेलोसिटी आएगी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या कंपोनेंट करके हम निकालेंगे, तो इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ये भी समझिए कि इस तरह से कि जिसके रिलेटिव में जा रहे हैं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है एक्चुअली वो फील कर रहा है वो ऑब्जर्वर, और ये सिंपल इसलिए है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पर जिसके रिलेटिव में जाते हैं उसको काहे पे अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए टू बॉडी प्रॉब्लम जो होती है वो सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है करना, इसलिए रिलेटिव मोशन हम प्रेफर करेंगे। ऐसे क्या बारिश होगी, हम भी एक आदमी कार से जा रहा है, बारिश हो रही, कहेगा बताओ बारिश की बूंदें कैसी दिख रही हैं आदमी को, या बारिश की बूंदों को और आदमी का साइमल्टेनियस मोशन ऑब्जर्व करना मुश्किल है। अब हम आदमी के रिलेटिव में गए, आदमी अपने आप रुक गया, अब बारिश की बूंद अकेले देखना है, बस आदमी को देखना ही नहीं, आदमी तो रुका हुआ, हम उसी के सर पे बैठे हैं, उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चलेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखो, फिर अब मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन और देता हूं, उनकी प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास काइनेमेटिक्स के वीडियोस हैं, सब ले लेना, सब देखना बार बार, और वरुण तुम भी रिवाइज कर लिया करना, जब टाइम मिले तब रिवीजन कर मार लिया करो। ठीक, 2 बार 3 बार देखोगे और अच्छे से तैयार हो जाएगा।
आदित्य और शाश्वत, जिस दिन तुम लोग का स्कूल ना हो उस दिन क्लास से आधा घंटे पहले आओगे, वीडियो लेक्चर देख के आओगे। तो पहले अगर आप 2:30 बजे भी आ जाते हो तो 45 मिनट हम आप दोनों को पिछला वाला पढ़ाएंगे, फिर 3:15 से क्लास हो जाएगी। आप आओगे 2:30 बजे? शाश्वत तुम किस दिन स्कूल नहीं जाओगे? स्कूल तो धीरे शुरू 2 बजे हो जाता है ना? 12:40 से छूट जाते हो? वेरी गुड, तब तो तुम 2 ही बजे आ जाया करना। तो हर फिजिक्स की क्लास में तुम्हें 1 घंटे पहले आना है, समझ गए ना? हर फिजिक्स की क्लास में 1 घंटे पहले आना। क्यों आना है? छूटा हुआ देख के आओगे, नोट्स बना के आओगे तो हम उसको दोबारा पढ़ाएंगे, फटाफट क्वेश्चन कराएंगे, तो जो काइनामेटिक्स है वो रिवाइज हो जाएगी 10-12 दिन में। ठीक है, कवर करा देंगे पूरी, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा हमको। क्लास के पहले पढ़ा दिया करेंगे। तो लगभग वही 2:15 बजे से 3:15 तक एक्स्ट्रा क्लास, फिर क्लास। कर लिया? अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हमें करना है, मान लीजिए अगर ऐसा सवाल दिया जाए, इफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी is 3i plus 5j meter per second. Velocity of b with respect to ground is I plus 2j. Find out velocity of a with respect to ground. सर 4i कैप प्लस 7j क्या? 4i कैप प्लस 7j कैप, तो ये तो जोड़ दिया तुम लोगों ने, ऐड कर दिया ये तो। देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो जैसे जिस नजरों से दिखाया है उसी चश्मे से देखो। देखो ए की वेलोसिटी अगर मुझे बी के रिलेटिव में लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? वी ए माइनस वी। अगर मैं ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख लूं तो बी भी किसके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए? सेम फ्रेम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। चाय पीने जा रहे हो? क्यों? वाई क्यों जा रहे हो? जाओ जाओ।
तो यहां पर हमको रिलेटिव वेलोसिटी दे दी है ऑलरेडी, और क्या दे दिया है, ये दे दिया है, ये कैलकुलेट कर रहा है, तो ये इधर आके ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये मत सोचो कि हमेशा घटाना पड़ेगा, कुछ और भी कर सकता है ना? तो यहाँ पर ए बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में आ जाएगी, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव में, इसको इधर इसके साथ भेज देंगे तो ये ए की बी के रिस्पेक्ट में थी प्लस बी का, ऐसे हो जाएगा। अब मैं आपको चाहूं तो कुछ टेक्निक्स और बता देता हूं, लेकिन दो चीजों में कंफ्यूज होते रहोगे। तो मैंने देखा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही रिजल्ट आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी का, उसी से आप देख लेना कि क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। शाश्वत समझ पा रहे हो? ठीक। अच्छा तुम बहुत सीरियस रहते हो। सर हाँ सर जैसे यहाँ पर आप डायरेक्टली दे देते हैं, अगर सुप्रीत ऐसे कुछ एग्जाम पूछ रही है। में हाँ बेटा डायरेक्ट क्या ना कह रही हो? हो तो एक सेकंड सर फिर जैसे से आप बोलो। डायरेक्टली वेलोसिटी दे देते हैं, ऐसे हाँ एग्जाम में तो नहीं रहेगा ना सर? बेटा अभी पहला लेक्चर है ना, इसलिए डायरेक्टली वेलोसिटी दे दे रहे हैं। अभी बहुत टफ टफ क्वेश्चन आएंगे, बस अभी थोड़ा शुरुआत है ना, इसलिए सरल वाले हैं। डायरेक्टली ठीक है वेलोसिटी बहुत सारे में नहीं दी जाएगी आपको, है ना? अभी Yes, तो हम फॉर्मूला सही से समझे हो कि नहीं उसको चेक कर रहे हैं, सिखा रहे हैं ना। Yes, अभी sir. दौड़ाएंगे, फिर अभी टेस्ट कहाँ कर रहे हैं तुम लोग का। अभी रुको बस आधा Yes, घंटे, sir. आज ही दिखा देंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। यस सर। तो यहाँ पे ओके, कोई कुछ कह रहा था? श्रेया पहले ऐड करते वक्त हर चीज किसी न किसी के फ्रेम में तो होती है। यहां पर ए का बी के फ्रेम में गिवन है, बी का ग्राउंड के फ्रेम में गिवन है, ए का ग्राउंड के फ्रेम में पूछा गया है। तो यहां पर ए का ग्राउंड के फ्रेम में ही तो हम निकाल रहे हैं। तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला लगाया कि अगर हमें ए का बी के फ्रेम में निकालना होता है बाय द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, तो हमने क्या लिखा होता है? वी ए माइनस वी बी। अब इन तीन में से ये देखना था कि कौन गिवन है कौन अननोन है, तो दैट्स ऑल। टफ नहीं है, जैसे सिंपल है वैसे ही देखो। अब इसे मैं अगर तुमसे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ एक बोटमैन है, वाटर पे अपनी बोट को रन करा रहा है, ठीक है? तो जो बोट की वेलोसिटी मान लो हमें दी गई वाटर के रिस्पेक्ट में, जो वाटर है मूविंग वाटर है, वाटर के रिस्पेक्ट में दी गई है 3i + 4j दी गई, और वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया गया है, मान लेते हैं -2i + j। तो अब हमने कहा बताओ बोटमैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी दिखेगी? तो बस ये फॉर्मूले की परख है। अब जरा देखो क्या गिवन है, क्या कैसे निकलेगा। कोई भी एक रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के इन तीनों में रिलेट कर लो। अब जैसे बोट है वाटर है, वाटर ग्राउंड है, बोट ग्राउंड है, कोई भी शुरू कर लो। अब जैसे ग्राउंड ग्राउंड दोनों में कॉमन है, तो आप ऐसा करो बोट का वाटर के रिलेटिव में एक फॉर्मूला लिख लो कि अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो कि बोट की वेलोसिटी है वाटर के रिलेटिव में लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर लिखूंगा कि नहीं? लेकिन एक शर्त होती है, शर्त यह है कि इन दोनों की कॉमन फ्रेम में होनी चाहिए, सेम फ्रेम में। अब देखो वाटर की वेलोसिटी गिवन है, किस फ्रेम में गिवन है? तो ये भी ग्राउंड के फ्रेम में ही होनी चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। बताओ भाई, ग्राउंड ही क्यों लिया? क्योंकि एक चीज ग्राउंड के रिलेटिव में गिवन थी, इसलिए आपने वही फ्रेम सेलेक्ट लिया। यहाँ पे ग्राउंड की जगह अगर रामू लिख दो, रामू, पर वाटर का रामू के रिलेटिव में पता नहीं, वो भी निकालना पड़ जाएगा, फिर एक बार और लगाना पड़ जाएगा, तो क्यों कैलकुलेशन बढ़ाए? तो उस फ्रेम को इन्वॉल्व करते, ये तो सिंपल फॉर्मूला लगाया। अब इसमें देखो कौन कौन गिवन है कौन अननोन है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये पूछा गया है, तो इसको इधर आके ऐड कर देंगे, दैट्स ऑल। समझ रहे ना? एक ही फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक, चलो ये एक आदमी है मैन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ये मैन की वेलोसिटी है। और बारिश बिल्कुल वर्टिकल हो रही है, ये बारिश की बूंदें गिर रही हैं, छम छम छम। ठीक, रेन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये मैन की वेलोसिटी ऑफ कोर्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है,
ये है 10 मीटर पर सेकेंड एकदम वर्टिकल। तो आपको बताना है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन की वेलोसिटी मैन को कैसी महसूस होगी? बारिश कैसी हो रही है बच्चों? हवा एकदम शांत है तो बारिश वर्टिकल गिर रही है। तो बारिश वर्टिकल गिर रही है और आदमी दौड़ रहा है, बारिश को एंजॉय कर रहा है, तो उसे बारिश की बूंदें कैसी महसूस होगी? क्या वर्टिकल महसूस होंगी या किसी एंगल पे महसूस होंगी? करो करो करो, बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से शुरू करते हैं। हाँ श्रेया, कुछ बता रही हो? करो करो, बैठी क्यों? हो गया तो आंसर बोलो। 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। उसको डायग्राम में बना के दिखाओ, कितनी स्पीड आएगी नजर और क्या एंगल होगा वर्टिकल से। वैसे 10 जे कैप नहीं, माइनस 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप आएगी ना। ये नीचे की तरफ माइनस जे होता है ना वरुण? आ गया प्रांस? अब देखो, सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है? इट इज माइनस 10 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है ना? 10 आई कैप। बट हमें रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू सेम फ्रेम, तो इट इज माइनस 10 जे माइनस ये वाला क्या है 10 आई, तो माइनस 10 जे माइनस 10 आई। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड बनाना हो रेन का मैन के रिस्पेक्ट में, तो ये 10√2 मीटर पर सेकेंड। पर हम इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक? हम क्या करेंगे, देखो हम बिल्कुल बेसिक वेक्टर का सिंपल लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे, और कंपोनेंट करने पड़ेंगे तो कंपोनेंट करेंगे। देखो रेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? मैन की वेलोसिटी राइटवर्ड है, तो मैन की वेलोसिटी रिवर्स करके घटा देंगे, ये मैन की वेलोसिटी घटा दी मैंने, वी मैन माइनस का। बताओ भैया आदित्य, देखो मैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, तो माइनस वी मैन करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, पलट के वेक्टर को जोड़ना है, तो ये वी रेन हो गया, ये माइनस वी मैन हो गया, तो वी रेन माइनस इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वही तो आएगा सब्ट्रैक्शन। तो अब ये भले ही माइनस हो गया पर मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहता है, इसको तो माइनस 10 लिख मत दियो तुम, ठीक? इन दोनों का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ, ये एंगल 90, ये रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा, नहीं आएगा? तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, या 90 डिग्री पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। कोई बोले सर? तो ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज ये 10 इक्वल है। यस बेटा सुप्रीत? सर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑपोजिट इसीलिए लिए क्योंकि फॉर्मूला में नेगेटिव लगता है। यस यस यस, ये नेगेटिव साइन है ना, इसलिए नेगेटिव, हम वेक्टर को घटा रहे हैं ना एक्चुअली, रेन की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ऐड कर रहे होते तो एज इट इज डायरेक्शन रखते। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिवर्स करके वेक्टर को ऐड करना। यस सर। भूल गई तुम? नहीं सर, याद आ गया। और भूलोगी तो तुम्हारा नाम हम रखेंगे भूलन देवी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूलना तो इंसान की आदत होती। क्यों वरुण? वरुण कह रहा हमसे क्यों कह रहे हो सर, हम तो याद रखते हैं, ठीक? तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, समझो बात को, समझ ही नहीं रहे तुम लोग। किसके रिलेटिव में हम गए हैं यहाँ पर? रेन के, मैन के रिलेटिव में।
तो मैन क्या बता रहा होगा? मैन क्या कहेगा कि मैं रुका हुआ हूं, बारिश जो हो रही है वर्टिकल से 45 डिग्री पे हो रही है। तो जब उसको बारिश 45 डिग्री पर नजर आएगी, तो अगर इसको छाता वाता लगाना हो, कैसे बनता है छाता? तो कैसे लगाएगा? वर्टिकल से 45 डिग्री पे छाता लगाएगा। कई बार पूछता है, बताओ, फाइंड आउट एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल ए मैन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला टू कीप द रेन अवे फ्रॉम हिम। तो इसको ऐसे बना, हाँ याद आ गया, ऐसे ऐसे, याद आया याद आया याद आया। अरे ठीक है। तो मतलब जिस एंगल पे उसको बारिश महसूस होगी ना, उसी एंगल पे छाता लगाएगा। यानी अगर इसको बारिश से बचना है तो 45 डिग्री पे छाता लगाएगा। और अब ये चीज तो मैंने प्रैक्टिकली फील की, गाड़ी चलाते चलाते मैंने देखा बारिश की बूंदें सामने से आती हुई नजर आ रही थी। समझ में आ रही बात? तो कुछ नहीं करना है, एक एक लाइन में ये सब सवाल सॉल्व करवाऊंगा जो गंदे गंदे मेथड बुक्स में दिए। बस वेक्टर पलट के जोड़ना सीख जाओ, कंपोनेंट करके। मैंने कंपोनेंट वाला तरीका जो नहीं बताया, 2 वेक्टर 3 वेक्टर को कंपोनेंट करके कैसे जोड़ते हैं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी कंपोनेंट, क्योंकि पहले से 90 डिग्री पे। अरे समझ तो गए ना सब? ये वाला मेथड भी समझ गए होंगे, और ये डायग्राम वाला मेथड समझे कि नहीं समझे? पलट के जोड़ना है। शाश्वत, तुम बोलते नहीं हो, बहुत गलत। मास्क हटाओ पहले, तुम्हारा चेहरा रीड करें हम। हाँ गुड गुड, नाराज मत होना यार, नाराज मत होना कि गए घर पे गए बैग फेंक दिया, हम नहीं जाएंगे कल से। हर बात पे हमसे कहते रहते। हम चाहते थे, देखो ये सब चेहरे जैसे खिलखिला रहे हैं ना, वैसे खिला। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, जबरदस्ती मतलब, लेकिन फिर भी मुस्कुराने से, तुम लोगों ने बायोलॉजी तो पढ़ी होगी, जब इंसान खुश होता है, मुस्कुराता है, तो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसकी बॉडी में, उसके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी रहती है। कई बार मतलब फर्जी में भी अगर हंसोगे ना, आदत डालो, तो भी फायदेमंद होता है। समझ रहे हो? तो इसलिए, और रोने से अगर मतलब मान लो दुख भी है, गम भी है, और रो रहे हो, रोने से मान लो ऐसा हो भगवान जी ऊपर से आए, बेटा रो मत, ये 10 करोड़ ले लो, तो रो, फिर तुम भी रो हम भी रो साथ में। क्यों? ऐसा तो होने वाला है नहीं कि रोगे हो भगवान ऊपर से आएंगे, ले बेटा रो मत, 50 करोड़ ले ले। उदास क्यों है तू, 50 करोड़ ले ले। भाई पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग आजकल, या ये लो ढेरों खुशियां ले लो तुम। ऐसा तो होने वाला नहीं है, कर्म का ही फल प्राप्त होगा। तो जब रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है तो रोके क्या? तो जो मजा हंसने में, वो मजा रोने में है ही नहीं। पढ़ते जाओ, हंसते जाओ, ठीक है? क्योंकि ऐसे चलने जिंदगी है। वो वाला डायलॉग तो सुना ही होगा कि मतलब घर वाले कहते बेटा बस हाई स्कूल हो गया तो अब कह देंगे बेटा बस 12th अच्छे से हो गया तो तुम आग लगा दोगे, तो तुम्हें लगेगा बस 12th तक कर ले, 12th के बाद जिंदगी खुशी। मतलब ये तो मेरे साथ तो प्रैक्टिकल में हुआ है। पिताजी कहते रहे टीवी ले आओ, टीवी नहीं थी हमारे घर में, टीवी के हम बहुत बड़े शौकीन, मूवी देखने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। तो वो घूस के लिए वो पिताजी हमारे कहते रहते, हाई स्कूल में अगर इतने % मार्क्स आए तो टीवी ले आएंगे। आज तक नहीं आए। देखो बनाते रहते लोग। 12th करोगे, 12th के बाद फिर हम कहेंगे बेटा एक बार अगर जेई में निकल गया, तुम्हारा नीट निकल गया तो समझ रहे हो, फिर इंजीनियर बनोगे, क्रेडिट कार्ड होगा, ये होगा वो होगा कुछ। और तुम जब सिलेक्ट होके अच्छी रैंक के साथ कॉलेज जाओगे, जब हम पहले दिन पहुंचे NIT इलाहाबाद, तो वहां पे पहले दिन ही डायरेक्टर ने कहा अभी तक जो तुमने पढ़ा है वो कुछ नहीं, अब रियल पढ़ाई करोगे तुम लोग। हमें लगा कि 12th तक हो गई पढ़ाई, अब क्या, अब तो ट्रेनिंग की तरह 4 साल अपने रंगबाजी से रहेंगे, इसके बाद क्या होगा, बस एक बड़ी सी जॉब होगी, रंगबाजी होगी, भोकाल होगा। पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे तुम 3 सब्जेक्ट 1 साल में तैयार करके वो एग्जाम पास करते हो, 2 साल पढ़ के 11th 12th, और वहां पे तुम्हें 6 महीने में 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो भी ये मोटी मोटी बुत किताबें। तब तुम्हारा सर पे और होता है। वहां पे तुम्हारे पहले दिन पहला टीचर जो होता है वो कहता है बेटा हल्के में ना लेना, बहुत सारे ऑल इंडिया टॉपर्स फेल हो जाते हैं अगर पढ़ाई नहीं करते हैं यहाँ कॉलेज में आके, तो तुम्हारा डिप्रेशन में आके वो इतना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा डायरेक्टर तुमको मोटिवेट करेगा। अगर 4 साल तुमने कॉलेज में अच्छे से बिताए तो कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हारी लाइफ होगी और तुम्हारे पास एक जॉब होगी, तुम फिर मोटिवेट होते हो अगले 4 साल बेवकूफ बनने के लिए।
4 साल फिर मेहनत करते हो कि बस फाइनल ईयर में जॉब लग जाएगी, और जॉब के बाद तो जिंदगी मजेदार होगी और बढ़िया अच्छा प्लेसमेंट लेते हो, कंपनी में पहले दिन जाते हो और तुम्हारा मैनेजर पहले ही दिन तुमसे बोलता है अभी तक तो तुम सब किताबों में पढ़ाए थे, अप्लाई तो अब करोगे। तो इसलिए 8 घंटे ऑफिस से जाने के बाद घर में 8 घंटे पढ़ना है, तब जाके सिस्टम पे, वरना पता लगेगा पढ़े तो किताबों में बहुत है, कोड रन नहीं हो रहा है, इतनी एरर आ रही कोड में तुम्हारे, तो तुम्हें लगेगा यार सब तो रन करा रहे हैं, सब तो इतनी अच्छी कोडिंग करते हैं, मैं ही प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहा हूँ, या जिस भी डिपार्टमेंट में हो यार ये तो अच्छे से डिजाइन कर लेता, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो 8 घंटे ऑफिस में, 8 घंटे घर पे आके पढ़ाई करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा ये सोचता है कि 15 साल के बाद वो वक्त आएगा जब मैं आग का गोला बन के पूरे ब्रह्मांड में चमकूंगा और सुख ही सुख होगा, सुख होता है, कोई टेंशन नहीं हुई कोई, तो भाई साहब आप बहुत हाइपोथेटिकल दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा कभी नहीं आएगा। क्योंकि मैं 2005 में 12th किया था मैंने, 16 साल हो गए मुझे 12th किए हुए, 11 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल से, 11 साल पहले बीटेक किया था। तो मुझे एटलीस्ट इस इतनी उम्र में आकर के ये एहसास हो गया है कि ये सारी बातें, बट हाँ इसका मतलब क्या है जिंदगी बेकार ना, एंजॉय करते चलो। ये मत सोचो कि 15 साल के बाद वक्त, पढ़ाई को एंजॉय करो, करना तो पड़ेगा ही, इसका मतलब थोड़ा सा सब छोड़ छाड़ दिया आज ही सर ने कह दिया सब बेकार है, ऐसा नहीं है, सब छोड़ना छाड़ना नहीं है, पढ़ाई है तो एंजॉय करके पढ़ो, ठीक है। बहुत ज्यादा रिजल्ट की चिंता ना करो, जो पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करो, सीखो, हर काम करो तो उसको मजे से लेको, मजे से करो, एकदम पढ़ो मजे लेके पढ़ो, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो। वो जब बर्डन की तरह ना उसको लो कि हाँ अरे पढ़ना फिर से पढ़ना। कुछ चीजों को हम जैसे खेलते हैं तो हम एंजॉयमेंट के लिए खेलते, तो हमें मजा आता खेलने में, यकीन मानो अगर थोड़ा इंटरेस्ट मजे लेके पढ़ने लगो तो पढ़ने में भी मजा आता है। हमारे बैच में एक एच उमेश करके केरला का लड़का था बीटेक में, और वो रिजर्वेशन के थ्रू, मतलब थोड़े वैसे उसका कुछ पैर वैर थोड़ा सा गड़बड़ था, तो उस कोटे से आया था वो कॉलेज में, रैंक वैंक अच्छी नहीं थी, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, पर प्रोग्रामिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ खराब थी, पर कोडिंग अच्छी थी उसकी, इतना इंटरेस्ट था उसको कंप्यूटर कोडिंग करने में, इतना इंटरेस्ट था, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक कोड में 3-3 दिन लगा रहता था, नहीं हो रहा है, पजल सॉल्व नहीं हो रही है। एक दिन नहाने जा रहा था, ऐसे बाल्टी लेके टॉवेल लगा के ऐसे, अचानक बाल्टी फेंक के भागता है रूम की तरफ, मेरे विंग में रहता है, क्या हुआ, क्या मुझे लग रहा है कोई मतलब तकलीफ बीमारी मारी तो नहीं उसको, मतलब कुछ दौरा हो रहा तो नहीं है, भाग रहा है, और भाग के जाके कंप्यूटर में बैठ गया, मैं क्या हुआ, हम पीछे से 3-4 लोग भागते हुए गए, बोला 3 दिन से फंसा था, क्लिक कर गया, वो कोडिंग करने लगा, 3-4 लात मारी हमने का, डरा दिया इसने नालायक ने, इतना इंटरेस्ट। इस समय यूएसए में सेटल्ड है, अमेजॉन में ही प्लेसमेंट हुआ था, अमेजॉन में ही है वो 10 साल से, उसका तो पहले दिन से कहा था इंडिया के बाहर रहना है, तो वो 2 साल के बाद ही चला गया यूएसए, तो इसमें वही रह रहा, नहाता नहीं था 28 दिन, 2 ही चीजों में इंटरेस्ट था, हड़प्पा बोलते थे हम लोग, एच उमेश हड़प्पा करके उसका नाम था, तो उसको हम लोग हड़प्पा बोलते थे। तो अब तो हम उससे कभी कभी पूछते नहाते हो कि नहीं नहाते हो, इंटरेस्ट की उसको, और ड्राइंग बनाता था, स्केचेस बनाता था, एकदम रियल स्केचेस, 2 ही चीजों में इंटरेस्ट था, तो उसके लिए कोडिंग मजे भी लेके लेने वाली चीज, हम जैसे लोगों के लिए कोडिंग काम था, इंटरेस्ट भी, या तो पहले से टीचिंग का कीड़ा था, पता था कि जो जाना ही नहीं सॉफ्टवेयर में। तो कहने का मतलब यही है कि जब पढ़ो खूब फुल एंजॉय के साथ पढ़ो, हम लोग क्लास में खूब सीखेंगे, खूब मजे भी करेंगे, ये नहीं कि बस हाँ, ताकि तुम्हें घर से आते वक्त ये ना लगे क्लास जाना है, एक्सप्रेशन अलग, वाह क्लास चलना है, अरे वाह 10-15 मिनट, हम लोग पूरी 1.5-2 घंटे की क्लास में 10-15 मिनट मजे भी करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं, कोई बच्चा बहुत सीरियस रहता है मेरी क्लास में जैसे, तो मुझे डर रहता है कि कहीं इसके अंदर विचार पनप तो नहीं रहे, क्योंकि एक टीचर आज के जमाने में, एक टीचर को सिर्फ वो टीचर नहीं, पहले हमारे टाइम में क्या होता, हम देख के डरते थे अपने गुरुजी से, और मैथ्स वाले सर से तो ऐसा डर लगता था कि पूरे 2 साल उनके पास नहीं गए, कभी गलती से भी बगल में निकल गए तो धड़कने तेज हो जाती है, पता नहीं क्या पूछते।
एक तो इतनी लंबी गाड़ी से चलते थे और एकदम वो एक अलग ही वो ऑरा ही अलग था उनका। और जब चलते थे बात एकदम बड़ी वैसे कि रूह कांपती थी हमारी उनसे। ये लगता था डाउट पूछेंगे ऐसा ना कंटाप मार दे, कहेंगे छोटी सी बात नहीं आती तुमको, सच बता रहे। लेकिन ये एक उनका जो डर था, बच्चे सब नहीं डरते थे, हम लोग डरते थे। तो ये जो डर था ना बहुत खराब चीज थी। इस चक्कर में हम उनसे पूछ नहीं पाते थे। तो हमें लगता कि टीचर को सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाना है, ओवरऑल गाइडेंस भी देना है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, गलती कहाँ हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना। हम और हमारी टीम जितने भी हम लोग इस पे बहुत काम करते हैं। हम लोग कहते हैं हमेशा कि एक बच्चे से 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट टीचर से छुपा ना पाए, या उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ये चीज अच्छी है, ये खराब है, मार्क्स खराब आ रहे हैं, क्या किया जाए। यकीन मानो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो बच्चे थोड़ा टीचर से डिस्टेंस बना के रखते हैं उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है बच्चों। और जो थोड़ा टीचर से पास रहते हैं उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन उनका अच्छा होता है, रेगुलरली बताते रहते हैं कि कहाँ दिक्कत हो रही कहाँ नहीं हो रही। तो इसलिए मैं जैसे शाश्वत है, मुझे पता है इसका नेचर ही ऐसा है, ऐसा है नहीं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे जैसा थोड़ा सा हो जाए, ओपन अप हो जाए, इसलिए मैं इसको टोकता रहता हूँ। इसमें कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि ऐसा ना नाराज हो जाए, घर जाके गया अगर सर बहुत मुझे परेशान करते, है ना। अब देखो ये आया था शुरुआत में एकदम एकदम सीरियस था, एकदम ऐसा था, लेकिन अगले दिन से दांत दिखाने लगा, कॉलगेट करके आता है। ओके, तो आप लोग भी पढ़ो एकदम, और कोई भी समस्या हो तो उसको तुरंत शेयर करो अपने टीचर से। फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसकी भी समस्या किसी से भी शेयर कर सकते हो, और बर्डन की तरह मत लो, थोड़ा मजे से सीखो। तुम सीखो कि तुम सीख रहे हो, बहुत सारे लोग जो तुम सीख रहे हो वो नहीं सीख पाते और अच्छे सीख रहे हो। और बहुत दूर का मत सोचो, बस जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो। बहुत दूर का मत सोचो कि 10 साल बाद या 5 साल, जो होना होगा हो जाएगा। और जब ये प्रोसेस अच्छा होगा ना तो आउटपुट 200% अच्छा आएगा। प्रोसेस पे बस ध्यान दो कि लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तुम्हारा, और इसको सीखते जाओ, सब्जेक्ट सीखते जाओ, अपने आप सब हो जाएगा। बहुत दूर की सोच के अगर अभी के प्रोसेस को प्रभावित करोगे, अफेक्ट करोगे, तो आउटपुट गड़बड़ा जाता है अपने आप, ठीक है ना। तो बहुत समय बर्बाद नहीं करेंगे तुम लोग का। चलिए, तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकली हम इसको सॉल्व करके कर लिया करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ छोटे छोटे सवालों से अप्लाई करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे सवालों से अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मूले पे काम कर रहे थे, क्वेश्चन तो अभी किए ही नहीं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन में आते हैं। पहले 1 डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन कैसे अप्लाई होता है। बिल्कुल सरल सवाल से शुरू करेंगे बेटा। जैसे मान लो एक बॉडी है, बॉडी ए, इसकी v1 वेलोसिटी है, एक बॉडी है बॉडी बी, इसकी v2 वेलोसिटी है। ये v1 v2 मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दी गई है तुमको। दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। हमको यहां पर बताना है फाइंड आउट टाइम व्हेन दे विल मीट। कितने टाइम के बाद मुलाकात होगी, पहला क्वेश्चन ये है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, ये v1 है, ये v2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस d है, और v1 बड़ा है v2 से, गिवन है। सेम क्वेश्चन। और फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में जो आधा घंटा टाइम रहता है उसको क्वेश्चन सॉल्व किया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है।
बिल्कुल आसान है, सॉल्व हो गया बेटा। कभी भी ऐसे सिंपल मोशन को सॉल्व करना है तो हम एक के रिलेटिव में दूसरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दूसरे बोर्ड। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। हम पहले ये डिसाइड कर लो किसके रिलेटिव में सॉल्व करोगे, ए के रिलेटिव में कि बी के? ए के रिलेटिव में। तो लिख लो ऊपर रिलेटिव टू ए। तो ए को काय पे मान लोगे? रेस्ट पे। तो अब ये है बी की वेलोसिटी v2। बी की वेलोसिटी में ए की वेलोसिटी घटाएंगे, बिकॉज हम बी का मोशन ए के रिलेटिव में जज कर रहे हैं, बी का मोशन ए के रिलेटिव में। तो वी बी माइनस वी ए। तो ए की वेलोसिटी जब घटाएंगे तो रिवर्स होके ऐड हो जाएगा। तो यहां पर बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव में क्या हो जाएगी? v1 प्लस v2 इन दिस डायरेक्शन। हो जाएगी कि नहीं? यानी इस सवाल को हमने बेसिक नए सवाल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें यह हो गया कि अब एक पार्टिकल रुका हुआ है और दूसरा उसकी तरफ आ रहा है, और चूंकि एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा, तो रिलेटिव में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो देयर विल बी ओनली यूनिफॉर्म मोशन, मोशन केवल कांस्टेंट होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? डी डिस्टेंस इतनी रफ्तार से ट्रैवल करनी है। तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v1 प्लस v2। ठीक बेटा, इसमें देखो, अब देखो जैसे इसके रिलेटिव में देख रहे हैं तो इसको रेस्ट पे मान लिया। यहां देखो इसकी वेलोसिटी v2 है और इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो रिवर्स होके आएगा लाइक दिस। ये वेक्टर हमने घटाया, मैग्नीट्यूड v1, इसका मैग्नीट्यूड v2, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? v2। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। पर v1 v2 से बड़ा गिवन है, v1 v2 से बड़ा गिवन है, तो v1 बड़ा है v2 से, ये वाला वेक्टर बड़ा है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा v1। जो वेक्टर बड़ा होता है उसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, ठीक है बेटा। तो अब ऐसे समझो कि ये कह रहा है मैं रुका हूं, ये v1 माइनस v2 से मेरे पास आ रहा है, तो कितनी डिस्टेंस इसको ट्रैवल करनी है? d डिस्टेंस। तो टाइम कितना लगेगा? d बाई v1 माइनस v2 लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो 2 ट्रेन हो या 2 बस हो, मान लो ऐसा दिया जाता है कभी कभी। मान लो पैरेलल ट्रैक्स हैं, एक ट्रेन यहां से आ रही है v1 रफ्तार से, l1 डिस्टेंस है, और इसी एकदम ट्रैक पे एक दूसरी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है v2 रफ्तार से, ये l2 डिस्टेंस। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगी? तो अब ऐसे तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये चलेगी, कुछ ये चलेगी, फिर दोनों चल रही होंगी तो क्रॉस करेंगी, तो ये कितना चलेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, जरा सा। पर अगर मैं एक ट्रेन के रिलेटिव में चला जाऊं, एक के ऊपर मैं बैठ जाऊं ऑब्जर्वर बन के, मच्छर बन के, और दूसरे को देखूं, तो जिसके रिलेटिव में जाऊंगा उसको काय पे मान लूंगा? तो मैं इस ट्रेन पे बैठ जाता हूं। सोचो, तो मैं इस ट्रेन पे बैठ गया ऐसे, तो जब मैं इस ट्रेन पे खड़ा हो गया ऑब्जर्वर बन के, तो ये रेस्ट पे आ गई ट्रेन। इसका मतलब मैं इस ट्रेन के मोशन को इससे ऑब्जर्व करूंगा खड़े होकर, दोनों को अलग अलग नहीं ऑब्जर्व करूंगा, समझ गए ना? तो इसके फ्रेम में चला गया। अब जब मैं इस ट्रेन को देखूंगा तो इसकी वेलोसिटी में इसकी वेलोसिटी घटाऊंगा, बिकॉज ये बॉडी है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब मुझे इसका मोशन ऑब्जर्व करना है इसके रिलेटिव में, तो दिस वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन हो जाएगी ना। अब मैं लिख नहीं रहा हूं फटाफट। तो ये बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1, और ये v2 थी, पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी? वेक्टर माइनस होंगे, पर वेक्टर जब माइनस होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, पलटेगा वेक्टर तो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। v1 प्लस v2 वैल्यूज है, मतलब यहां पर ट्रेन, पहले वाले ट्रेन की इसकी जो वेक्टर घटाए हैं, पर इसकी वैल्यू कितनी आई है? v1 प्लस v2। वेक्टर तो हमने घटाए ही है, पर घटाने पे चूंकि एंगल 180 डिग्री था, तो घटाने पे वेक्टर का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री, तो वैल्यूज ऐड हो गई। समझ गए ना? वेक्टर तो घटाए ही हैं, पर वैल्यूज ऐड हो गई। तो अब तुम समझो, ये ट्रेन अब सोचो ये ट्रेन रुकी हुई है और ये ट्रेन यहां है अभी फ्रंट इसका, और क्रॉस करना है। अब सोचो ये रुकी हुई, क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? जब ये वाली ट्रेन यहां आ जाएगी, बताओ, तभी तो हम कहेंगे कि क्रॉस कर गई है, तभी तो कहेंगे कि क्रॉस कर गई है। जब ये वाला फ्रंट जो होगा एकदम ये वाला ऐसे चली जाएगी और ये पूरा बैक भी इसके क्रॉस कर जाएगा। तो अब बताओ कितना डिस्टेंस, इसको कितना चलना पड़ेगा ऐसा करने के लिए? तो ये चल गया कितना?
ये इसकी लेंथ हो गई और ये किसकी लेंथ हो गई, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड क्या है, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। अरे ये तो जस्ट ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सुनो, अगर ये ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2, तब यहाँ L1 प्लस L2 अपॉन v1 माइनस v2 हो जाएगा। तो बहुत कुछ करेंगे, अभी बहुत झमाझम केसेस आएंगे, अभी बहुत सारे केस बनते हैं इसमें। मेन 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक रेन मैन प्रॉब्लम, एक रिवर बोट प्रॉब्लम, एक कोलिजन प्रॉब्लम, एक रिलेटिव मोशन टू प्रोजेक्टाइल, 2 प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे को देखेंगे, ये सबसे अच्छा केस बनता है, और एक चेसिंग प्रॉब्लम बनता है, ठीक है, कैट डॉग और ये सब प्रॉब्लम्स उसमें बनती है। रिलेटिव मोशन में बहुत अच्छी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाएंगे 2-3 क्लासेस को, नेक्स्ट वीक से लॉज ऑफ मोशन से। यस बेटा। सर एक क्वेश्चन, वो ओवरटेक वाला भी हो सकता है रिलेटिव मोशन से? हाँ होगा, वो जो हम लोगों ने 1D मोशन में पढ़ा था। हाँ यस सर। हाँ होगा होगा, उससे कराएंगे रिलेटिव मोशन से अगली क्लास में। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है सुप्रीत। आज मैं कुछ मीटिंग छोड़ दूं? हाँ मीटिंग छोड़ दो। थैंक यू सर। ओके।